हेलो, गुड इवनिंग 8th क्लास 8C के सभी बच्चों। मैं आपके लिए हिस्ट्री का ये जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, इसकी वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का कोई लॉस ना हो। आपको याद होगा कि इस चैप्टर की हमने क्लास में भी कुछ बात कर ली थी, ठीक है। तो उससे जो आगे की बात है वो हम आज इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपने क्लास में देखो इतना ये पैरा पढ़ लिया था। चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कि कैसे, कब और कहाँ। तो मैंने आपसे बताया था कि जब आप 6th क्लास में थे वहाँ भी एक आपने इस तरह का चैप्टर पढ़ा था। तो बेटा उसमें और इसमें देखिए क्या डिफरेंस है। तो उसमें तो ये बताया गया कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, वो सब चीज़ें उस चैप्टर्स में बताई गई थी। ये उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे इसका हेडिंग पढ़िएगा, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो तारीखें मतलब कि कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस चैप्टर में आप ज़्यादातर तारीख का ही आप इसमें ज़िक्र करेंगे कि समझेंगे कि इतिहास में जो तारीखें होती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपको तारीख नहीं मालूम होगी तो आप इतिहास को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। आप कैसे बताएंगे कि आप किस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो बात हम कर रहे हैं। तो बच्चों, क्लास में आपने क्या पढ़ा था? क्लास में आपने इतनी चीज़ पढ़ ली थी कि तारीखों को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, तारीखों पे ही मतलब इतिहास डिपेंड करता है, कि मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास जो है अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही मतलब कि बताता है ना। तो इसका जो संबंध है वो इस बात से होता है कि इतिहास में चीज़ें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि इतिहास से वर्तमान की तुलना हम करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि उस टाइम में, उससे पहले, उसके बाद में, है ना। जैसे ये सब चीज़ें लिखी है, मैं इस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ विशेष रूप से, कि उससे पहले कि अच्छा उस घटना के बाद में, तो हम ऐसे बताते हैं इतिहास की जब कोई बात बताते हैं। तो जो आपकी जो डेली लाइफ होती है, तो डेली लाइफ में भी हम आसपास की चीज़ों का इतिहास, देखो हम डेली लाइफ में क्या करते हैं कि आसपास की जो चीज़ें उन पे हम ऐतिहासिक सवाल कभी नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, तो मैंने आपको क्लास में बताया था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ों के प्रति हमारी उत्सुकता होती है तो कुछ के प्रति नहीं होती। कुछ चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, मन करता है यार ऐसा क्यों, कब, कैसे, है ना। क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट ए रोड साइड टी स्टॉल। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी कभी कि मतलब कि देखो किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देख करके सॉरी बच्चों, बीच में वो थोड़ा वीडियो मैंने पुश कर दी थी, लाइट ने बहुत परेशान कर दिया है, ज़्यादा लाइट भाग रही है। खैर, तो क्या है कि मतलब कि सड़क किनारे मान लीजिए किसी टी स्टॉल पे कोई व्यक्ति बैठा चाय पी रहा है, तो एक बार को देख के एक हैरानी मन में आती है कि यार ये जो चाय के कप है, जैसे मैं आपको बता रहा था क्लास में भी, ये चाय के कप की शुरुआत कब से हुई है ना, कब से बनी है। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में मतलब कुछ सवाल उठे कि यार रेल का निर्माण कब हुआ। जैसा आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने जॉर्ज स्टीफेंसन और जेम्स वॉट की बात बताई थी, है ना, कि व्हेन वेयर रेलवे बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे। तो रेलवे से पहले वो लॉन्ग डिस्टेंस कैसे तय करते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह, इतनी जो दूरी है वो कैसे जाया करते थे। तो उत्सुकता आती है कि मतलब कि अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं था उस समय के लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो आइए अब इसमें थोड़ा हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ेंगे समझेंगे। तो क्या था, अब चैप्टर हम आगे से शुरू कर रहे हैं, क्लास से आगे से। मैं आपको फटाफट बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जब हम क्लास में मिलेंगे तो मैं वहाँ पे आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझा भी दूँगा। तो मैं इस पेज की पूरी बात बताता हूँ कि इसमें क्या बताया है। देखो ये सारे ऐतिहासिक सवाल हम क्या करते हैं कि हमें इतिहास के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि रेलवे कब आया, अखबार कब से छपना शुरू हुआ, चाय का कप कब बना है ना। तो समय को हम हमेशा क्या करते हैं, साल या महीनों के पैमाने पर देखा जा सकता है, तो हम उसे साल या महीनों में ही डिवाइड करके चलते हैं।
कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए मतलब तारीख तय करना वाकई में मतलब गलत हो जाता है कि एक लंबे समय तक जो चलती रहती हैं चीज़ें। तो भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह से चाय पीना शुरू नहीं किया। कोई दिन एक अचानक से तो आया नहीं होगा, है ना? धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई होगी। इसका स्वाद धीरे धीरे जुबान पे लोगों के चढ़ा होगा, एकदम से तो नहीं हुआ है सब कुछ। अब ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि, अगर आपसे मैं कहूँ कि भारत में ब्रिटिश शासन कब से आया, तो आप कोई एक तारीख मुझे नहीं बता सकते। अब नेशनल मूवमेंट किस दिन से शुरू हुआ, है ना? तो एकदम से आप वो दिन नहीं बता सकते। अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन से बदलाव आने शुरू हुए भारत के, मतलब ये आप एक दिन अचानक से कोई एक दिन नहीं बता सकते। ये समय के साथ धीरे धीरे घटित होने वाली घटनाएं होती हैं ना। तो देखिए, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ करके क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं का ब्यौरे को ही मतलब इतिहास माना जाता था, कि जब वो वाला युद्ध हुआ था उस समय की ये बात है, वो वाली लड़ाई लड़ी गई थी उसकी ये बात है, तो उसे हम रेफरेंस मानते थे, ठीक है। अब इतिहास में देखिए, राजा महाराजाओं और उनकी जो योजनाएं थी, जो नीतियां थी, उनके बारे में बहुत जानकारी होती है, बहुत लिखा होता है। तो इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन से साल मतलब राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे हुए, और कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, वह कब मरा था, ठीक है, कौन सा शासक गद्दी पर कब बैठा था। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इनकी एक निश्चित तिथि बताई जाती है, क्योंकि इतिहासकार क्या करते हैं कि इतिहासकार राजाओं को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उन्हीं के बारे में सब कुछ लिखा होता है, और फिर उन्हीं की बातों को हम रेफरेंस पॉइंट बना करके जो सामान्य बातें हैं उनका जिक्र करते हैं। तो देखो, जैसा कि पिछले 2 साल की जो इतिहास की किताबें हैं 6th और 7th की, उनमें क्या देखा आपने कि इतिहासकार बहुत सारे मतलब के मुद्दों और सवालों के बारे में लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह से अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे, ठीक है, किस तरह से मतलब कि अपना काम करते थे, फिर कैसे रियासतें बन गई, बाज़ार बन गए, लोगों की नए नए कल्चर आई, समाज बनते चले गए, ये सब चीज़ें। विच डेट्स यानी कि कौन सी तारीख है, तो इसको समझेंगे कौन सी तारीखों से हैं, क्या मतलब है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है कि हम जो तारीखें चुनते हैं या जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम इतिहास की कहानी को बुनते हैं, ठीक है, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मान करके चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता, ठीक है, अगर अध्ययन का विषय बदल जाता तो क्या होता, अगर नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती, ठीक है, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाया करती। एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में एक ब्रिटिश इतिहासकार ने जो कि इतिहास मतलब लिखा है, उसने हर एक गवर्नर जनरल के शासनकाल को मतलब बहुत ही बारीकी से दर्शाया है, उसने महत्वपूर्ण बताया है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एक जिक्र किया गया है वॉरेन हेस्टिंग्स का। तो जो पहले गवर्नर जनरल हुए वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं, और आखिरी जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन तक ये ख़त्म होते हैं। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, जो लास्ट हुए, वहाँ तक वो इतिहास लिखे चले जा रहे हैं। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल्स की बात पढ़ रहे हैं, हेस्टिंग्स की बात पढ़ रहे हैं, वेलेज़ली की बात पढ़ रहे हैं, ये देखिए, है ना, हेस्टिंग्स, वेलेज़ली, बेंटिक की बात पढ़ रहे हैं, डलहौजी की, कैनिंग की बात पढ़ रहे हैं। तो क्या है मामला, क्या है कि इनके बारे में पढ़ते हैं। इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी भी ख़त्म ना होने वाला एक सिलसिला है, मतलब चल रहे, लगातार चल रहे, और आप वो लिखने वाले भी ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, और हम उसको पढ़ रहे हैं। तो इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो उन्हीं की चीज़ों को हम रेफरेंस पॉइंट मान करके आगे पीछे का इतिहास बताते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए इस पैराग्राफ पे। तो हम क्या करते हैं, उसको टुकड़ों और अध्याय में बांट देते हैं, छोटे छोटे। तो इसका मकसद क्या है, कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है। इसका मकसद कि उसे आसानी से समझा जा सके, वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाए, इसलिए हम उसको बांट देते हैं, है ना। पेश करने में किसी के सामने पेश कर रहे हो तो मदद मिलती है। तो जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है, उसके आसपास, तो उसमें क्या होता है, भारत की जो गतिविधियाँ हैं कोई मायने नहीं रखती हैं। हम इंडियंस का वहाँ पे कुछ बता ही नहीं रहे हैं, ठीक है।
तो जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, हमें अलग से अपने इतिहास का एक नया फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन तिथियों को हमें महत्व दिया जा रहा है महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई नीतियाँ महत्वपूर्ण मानी जाएंगी। हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी कि हम अवधियों का कैसे पता लगाते हैं, तो समझिए। 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ हुए जेम्स मिल, मैंने आज दिन में जिक्र भी किया था क्लास में। तो जेम्स मिल ने क्या किया, जेम्स मिल ने इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया। उसने एक किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने क्या लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें उसने 3 हिस्से बांट दिए, एक हिस्सा हिंदू, एक मुस्लिम और एक ब्रिटिश, 3 हिस्से बांट दिए। इन 3 कालखंडों में बांटा है। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने तो मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में तरीके में कोई कठिनाई दिखाई देती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम इस दौर की जो मतलब खास चीज़ें होती हैं तो उसको हम सेंट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जो ब्रिटिश इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो उसको सेंट्रलाइज करेंगे, मेन चीज़ें गवर्नर जनरल की, उसके बारे में हम उससे आगे पीछे का जो इतिहास है उसको जानने की कोशिश करते हैं ना। तो जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, वो हमें पीछे सोचते थे। तो इतिहास की उनकी जो समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाह का राज चलता था और चारों तरफ केवल मतलब कि धर्म ही धर्म था, अंधविश्वास ही अंधविश्वास, ऐसा उन्होंने लिखा है। मतलब कि हमारी उसमें एक तंज कसते हुए ऐसा आप मान सकते हैं। तो इस पेज को समझते हैं बेटा, थोड़ा देखो, ध्यान दो आगे। तो इस पेज में क्या बताया है कि जेम्स मिल कहते हैं कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, यानी वो तारीफ़ कर रहा है ब्रिटिश शासन की कि हम इसे सभ्यता की राह पर ले जाएंगे। जो यूरोप में शिष्टाचार चलता है वो भारत में भी आएगा, ठीक है। फटाफट मैं आपको शॉर्टकट में इसकी समरी समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि उसको रेफरेंस पॉइंट मान करके और अपने जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं के बारे में लिखा है और कहा है कि भाई हम ही इम्पोर्टेंट है, हम ही आपसे आगे हैं। तो अब क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? क्या इस सारे दौर को कई तरह के धर्म एक साथ मतलब नहीं चला सकते थे? तो किसी युग को केवल उस समय के शासक वर्गों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तरीक़ों का कोई महत्व ही नहीं है। भाई इसका मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो इंडिया का अपना कल्चर है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी यूरोप ही यूरोप सब कुछ हो गया, ठीक है। अच्छा, अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए इस क्लासिफिकेशन से हट कर के इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांट करके पढ़ते हैं। तो हम देखो इसमें इसे कैसे पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स। ये भी इस वाले डिवीज़न में भी फिर एक प्रॉब्लम आ गई है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक में भी अपनी एक समस्या है। तो इतिहास को इन खंडों में बांटने की जो यह एक फंडा, एक टेक्निक है, ये वेस्ट से है, ये वेस्टर्न टेक्निक है। तो पश्चिम में आधुनिक काल के जो विज्ञान हैं, जो तर्क हैं, जो लोकतंत्र हैं, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। तो उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं ही नहीं थी। तो भाई मध्यकाल की अगर आप बात करें, मिडाइवल की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का मिडाइवल कुछ और है और वेस्टर्न कंट्री का मिडाइवल कुछ और है। वो समय तक डेवलप हो चुके और हम हुए नहीं हैं, तो हम उसे मिडिवल हिस्ट्री कैसे कहते हैं, है ना। तो हम उसे मिडिवल भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस कंसेप्ट को बिना सोचे विचारे ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे, या जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास मतलब कि समानता, स्वतंत्रता यानी इक्वलिटी एंड फ्रीडम मतलब थी या नहीं थी, है ना। क्या इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग थी या नहीं थी, क्या उस समय डेवलपमेंट था या नहीं था, तो आप उसको कैसे मतलब कि जानेंगे, कैसे समझेंगे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन किया गया व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब मैंने आपको बताया था औपनिवेश, यानी कि मैं किसी देश पे जा कर के कब्जा कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं अपने रूल्स चलाता हूँ, तो उसको कॉलोनियल सिस्टम कहते हैं। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से मतलब भारत में प्रवेश किया और अपना दबदबा बनाया, हर चीज़ में मतलब वो घुसते चले गए। वो व्यापार करने आए थे, केवल व्यापार करने, धीरे धीरे शासन में आ गए, यानी राजाओं की आपस में उन्होंने लड़ाइयाँ करवाई, उनको गद्दी से हटा दिया,
तो शुरू में तो व्यापार में थे, फिर वो धीरे धीरे शासन में आते चले गए। राजनीतिक आर्थिक सामाजिक धीरे धीरे इस देश के अंदर बदलाव आते चले गए। तो इस प्रक्रिया को ही कॉलोनियल का जो एक एरा है वो कहा गया है। हाउ डू वी नो, हम किस तरह से जानते हैं, हम क्या जानते हैं, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं कि हम क्या जानते हैं कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत इस्तेमाल करते थे। तो 250 साल पहले वो क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या सोर्स यूज़ किया करते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। तो अभिलेख तैयार किए गए हैं, सीधी सी बात है ना। रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, तो क्या है इसका मतलब, प्रशासन अभिलेख तैयार किए गए हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार किए गए कई जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड थे वो इतिहासकारों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, क्योंकि उसी से हमें सब कुछ पता चल रहा है कि वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। ठीक है, तो उसमें हर जगह क्या लिखी है, योजना, नीति, उनके डिसीजंस लिखे हैं, उनकी प्लानिंग्स लिखी हैं, उनके डिसीजंस लिखे हैं उसमें। और इसको मतलब साफ साफ लिखना बहुत ज़रूरी होता था, नीट एंड क्लीन होना चाहिए था ये जो आप लेख लिख रहे हैं, है ना। और उस पर मतलब कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था, क्योंकि वो सर्वमान्य होता था। अंग्रेज़ों को ये लगता था कि आमतौर पर जो मतलब कागज़ होते हैं उनको मतलब के जो संभाल कर रखना ज़रूरी होता है। जो गवर्नमेंट जो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, तो तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, है ना, इन सब के अपने रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे। ठीक है, ये देखिए लिखा है द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्टर। तो इन सब के क्या होते थे, अपने एक रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे, जहाँ मतलब ये चीज़ें संभाल करके रखी जाया करती थी। तो म्यूज़ियम भी कई बार उनको मतलब म्यूज़ियम भी बनाया गया है। तो 19वीं जो 19th सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी के ईयर लिस्ट शुरुआत में क्या होता था कि मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक यूनिट होती थी वो दूसरी यूनिट को डॉक्यूमेंट्स भेजा करती थी। ठीक है, तो उनको हम क्या अभिलेखों के रूप में रख दिया करते थे। देखो बेटा, ये आप जो देख रहे हैं तस्वीर, ये क्या है, द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया कम अप इन द 1920। ये राष्ट्रीय अभिलेखागार है, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार जो 1920 में बना है। तो इसमें हमारे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है संभाल के रखे जाया करते हैं अंग्रेज़ों के टाइम से ही। तो वो सब इसमें बताया गया है कि मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट थे। बस थोड़े 2 पैराग्राफ और हैं, इनको फटाफट समझिए। सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, तो मतलब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि सर्वेक्षण का महत्व बढ़ता गया। सर्वे औपनिवेशिक काल में क्या हुआ कि जो सर्वे होते थे, सर्वों का इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब कि उनका योगदान रहा कि अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से अगर शासन चलाना है तो सही ढंग से उसको जानना ज़रूरी है, वहाँ पे एक सर्वे करवाया जाए। तो ये लोग पूरे देश में सर्वे करवाते थे, मतलब कि कहाँ धरती कैसी है, कि मिट्टी में गुणवत्ता कैसी है, पेड़ पौधे कैसे हैं, है ना, तो जीव जंतु वहाँ कैसे, पूरा सर्वे, ज्योग्राफिकल सर्वे लोग करवाते थे। तो 19th सेंचुरी के लास्ट में हर 10 साल में क्या होने लगी, एक जनगणना भी होने लगी। ठीक है, सेंसस। तो सेंसस हर 10 साल के बाद एक जनगणना शुरू हो जाती है। और जनगणना तो ऐसी चीज़ है कि उससे तो पूरा रिकॉर्ड ही संभाल के रख सकते थे। तो वो करवा ली तो समझ लो सब कुछ पता चल गया। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, यानी कि जो अधिकृत रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे क्या पता नहीं चलता, वो क्या नहीं बता पाते। तो रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारी मतलब सरकारी रिकॉर्ड्स, इनसे यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। ठीक, सरकारी अफसर क्या सोचते थे, क्या दिलचस्पी होती थी उनकी, मतलब है ना, क्या क्या उनके माइंड्स में बातें चलती रहती थी। तो यह रिकॉर्ड्स समझने में मतलब कि हमें ये सब चीज़ें इतनी मदद नहीं भी करते कि दूसरे लोग क्या महसूस करते थे। आपने खाली जो गवर्नमेंट सर्वर थे, सरकारी जो लोग थे, उनका तो बता दिया, लेकिन जो दूसरे लोग थे उनके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलेंगी, तो ये आपने बताया नहीं। तो इन बातों को जानने के लिए कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश करते हैं तो उनमें कोई कमी नहीं निकलती, तो लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले में उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित हो जाता है। तो इस लिहाज से क्या है, लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं के वर्णन, है ना, किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना, तो ट्रैवलर ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें मिली हैं, तो हमें उनसे लोगों का जो निजी इतिहास है हम भारतीयों का, वो पता चलता है। ठीक है,
अब जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैलती गई, अखबार छपने लगे, तो विभिन्न मुद्दों पर जनता भी बहस करने लगी और मतलब थोड़ा डेवलपमेंट होने लगा। तो क्या होने लगा फिर, तो नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार और मतलब फैलाने के लिए लेख लिखने शुरू कर दिए, कविताएं लिखनी शुरू कर दी, लेख और कविताएं शुरू कर दी गई हैं। अपनी अपनी फीलिंग्स को मतलब कि वो एक्सप्रेस करने लगे हैं। ठीक है, ये देखिए, एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, भावना व्यक्त करने। लेकिन ये सारे जो सोर्सेज हैं, ये सारे सोर्सेज लोगों ने ही रचे हैं, उनको लिखना पढ़ना जानते थे। और मतलब कि आदिवासी और किसान जो लोग थे, वो इनमें खानों में काम करने वाले मजदूर और सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभव कर रहे हैं, तो वो इनके बारे में मतलब कि लिखा करते थे। तो वहाँ से हमें ये इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस चैप्टर में बेटा आपने जाना कि मतलब कि तारीखें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं और जो अंग्रेज़ लोग थे वो क्या लिखते थे और क्या छोड़ दिया करते थे। तो हमें अब अपना जो इतिहास है अलग से उसका हमें एक रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा।